नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। हम सभी ने पॉक्सो कानून के बारे में सुना है। बच्चों के साथ यौन अपराधों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून पॉक्सो एक्ट बनाया। ये कानून बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून में 2018 में संशोधन भी हुआ, जिसने इसे और मजबूत बनाया। लेकिन इस कानून की बारीकियों के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं। आज हम इस कानून के बारे में और जानेंगे। तो आज बात होगी बच्चों के अधिकार की, उनसे जुड़े कानून की और हमारे और आपकी जिम्मेदारियों की। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ग्वालपाड़ा जिला कोर्ट के पॉक्सो के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर संजय शर्मा। संजय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो इस देश में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनसे जुड़ा कानून वो जाने, ये पॉक्सो कानून के बारे में वो जाने, ये कितना ज़रूरी हो जाता है? कविता जी, ये पॉक्सो एक्ट जो है, जिसका फुल फॉर्म द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये 2012 में पारित हुआ था। ये कानून बहुत स्पेशल एक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें शिशु के ऊपर हुए यौन शोषण या यौन उत्पीड़न जैसे कि सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए ये कानून महत्वपूर्ण है कि ये कानून आईपीसी में जो धारा इंडियन पेनल कोड में लगाई गई है, उस धारा के अतिरिक्त स्पेशली ये चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया है। इस एक्ट में बहुत सारी फीचर्स है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ टू ऑल। सो आपको भी जानना ज़रूरी है, मुझे भी जानना है, नागरिक को भी जानना ज़रूरी है, सभी को ये पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एक्ट है। चिल्ड्रेन के प्रोटेक्शन का सवाल है इसमें। जी बिल्कुल संजय जी, अगर हम प्रावधानों की बात करें अहम पॉक्सो के, तो आसान भाषा में अगर आप समझाएं क्या क्या प्रावधान हैं और कौन कौन से वो संगीन धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट की? जनरली पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये पॉक्सो जो एक्ट है, ये जनरल न्यूट्रल एक्ट है। मेल और फीमेल दोनों इस दायरे में आते हैं। इसमें चाइल्ड का डेफिनेशन किया गया है इस तरह कि एनी पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। इसमें लड़का हो या लड़की हो पीड़ित, वो चाइल्ड के डिफिनीशन में आ जाती है। इसमें और एक प्रावधान है कि इसमें जो ऑफेंसेस है, ये आईपीसी की तरह कैटेगराइज नहीं किया है। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में ऑफेंसेस किया गया है। जैसे कि आपको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, सेक्सुअल असल्ट है, फिर उसके बाद आएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट है, पोर्नोग्राफी के लिए है, और एबर्टमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। ये धाराएं यहाँ पर पनिशमेंट की धाराएं है। इसमें और एक गंभीरता लेने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसा कानून है जहाँ कीपिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इसमें लिया गया है। और यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन का बात बताया गया है, चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस के बारे में बताया गया है, स्पीडी ट्रायल थ्रू ए डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट बताया गया है। इसमें ये प्रावधान भी है कि इसमें अगर मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, कोई अगर इस इंसिडेंट के बारे में, चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में किसी को जानकारी मिली तो तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या पुलिस को सूचना देना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन देने में कोई कंसील किया गया है तो वो भी एक अपराध माना जाएगा। जी बिल्कुल, अगर रिपोर्टिंग नहीं किया जाए तो ये भी एक अपराध है। इस पर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन संजय जी, ई बॉक्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, पॉक्सो ई बॉक्स, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है ये पॉक्सो ई बॉक्स? यस कविता जी, ये जो पॉक्सो ई बॉक्स है, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे मैंने कहा गांधी जी ने लॉन्च किया हुआ है। ये एक डिजिटली कंप्लेंट देने का एक मैकेनिज्म है, ये फोरम है जहाँ पर चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड सेक्सुअल असल्ट के बारे में कंप्लेंट दिया जा सकता है। ये एनसीपीसीआर जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके वेबसाइट में ये आपको देखने को मिलेगी। इसमें
कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन स्कूल से निकाले जाने के डर से बच्चे शिकायत नहीं करते और कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी इस तरह के मामलों को छिपाने की कोशिश करता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या स्कूल प्रबंधन भी सवालों की कटघरे में आएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? यस, स्कूल प्रबंधन भी ओनली नहीं है, यहाँ पर किसी ने भी इंफॉर्मेशन चाइल्ड एब्यूज़ के मैटर में देने के लिए अगर कोई भी कंसील किया इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहा, क्योंकि स्कूल का सवाल है, रेपुटेशन का सवाल है, इस तरह के मामले इस कानून के तहत धारा 21 सेक्शन में मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। अगर किसी ने वायलेट किया है, रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। इसे 6 महीने की सज़ा की प्रावधान भी है इसमें। बिल्कुल। क्या बच्चों के साथ मारपीट जो होती है वो भी पॉक्सो के अधीन आ सकता है वैसे केसेस? केवल मारपीट पॉक्सो में नहीं आती, मारपीट के साथ अगर सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है तो वो पॉक्सो के दायरे में आएगी। केवल मारपीट के जो घटनाएं हैं उसे और सारे प्रावधान है, आईपीसी में कुछ धाराएं हैं और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में भी धारा है। यौन शोषण और मारपीट अगर है तो पॉक्सो में आएगी। केवल मारपीट की घटनाएं जो है वो दूसरे कानून है, जुवेनाइल जस्टिस और आईपीसी के धारा, उसी में भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो सीधे पॉक्सो एक्ट के यस अधीन आ यस, जाता सेक्सुअल है। हैरेसमेंट पॉक्सो एक्ट के दायरे में आएगी। संजय जी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 374, इसके बीच क्या अंतर है? 7 और 374। जी। 7 जो है कविता जी, जो सेक्सुअल 374 नहीं 354 होगा, जी, जी, जी। 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, उसमें एज का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी महिला के ऊपर अगर शालीनता हानि होता है, मॉडेस्टी हार्म होता है, उस दायरे में आएगी। लेकिन 7 में क्या होता है, एनी सेक्सुअल इंटेंस से अगर कोई बच्चों के साथ कोई छेड़खानी होती है, कोई प्राइवेट पार्ट हो और जो सेंसिटिव पार्ट होती है वहाँ पर टच किया जाने से ये सेक्शन 7 अट्रैक्ट हो सकती है। अगर आरोपी खुद नाबालिग है तो फिर क्या उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा, पॉक्सो एक्ट लगेंगे? यस, आरोपी अगर नाबालिग है तो कविता जी एक प्रावधान है किशोर न्यायालय अधिनियम जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसी के तहत आरोपी को उनके खिलाफ जुडिशियल प्रोसेस होंगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वहीं पर उनकी कार्रवाई होगी, लेकिन धाराएं पॉक्सो धारा ही लगेंगी, वो ऑफेंस वही होगा, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन लोग को सजाएं दिए जाएंगे। तो नाबालिग भी बख्शे नहीं जाएंगे। जुवेनाइल एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी पॉक्सो के अधीन मामले दर्ज हो सकते हैं। सज़ा की बात अगर हम करें संजय जी, तो पॉक्सो एक्ट के अधीन गिरफ्तारी के बाद कम से कम कितनी सज़ा का प्रावधान है? कविता जी, कम से कम क्या प्रावधान है ये तो ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑफेंस अगर एग्रीवेटेड है, आजकल अगर बिलो 12 ईयर चाइल्ड के साथ सेक्सुअली एब्यूज़ हुआ है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स है। इसे 2019 में संशोधन किया गया है। अभी मिनिमम पनिशमेंट 20 साल, ये ऊपर जाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो नेचुरल लाइफ भी हो सकती है, और जो हीनियस के हम रेयरेस्ट एंड रेयर केस में इसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान है इसमें। तो 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो अपराधी को सजाए मौत मिल सकती है। पॉक्सो एक्ट के अधीन इसका प्रावधान रखा गया है। जमानत मिलना कितना मुश्किल होता है इन केसेस में, क्योंकि कहा जाता है कि कम से कम, जैसे कि आपने बताया, 20 साल की उम्र तो होती ही है, सज़ा मिलती ही है। जमानत मिलना इन केसेस में कितना मुश्किल हो जाता है? एज पॉक्सो एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। इसमें जो ऑफेंसेस दिया गया है ये सभी ऑफेंस नॉन बेलेबल है। इसमें पुलिस को कोई पावर दिया नहीं गया है कि वो पुलिस बेल दे सके। इसमें ओनली जुडिशियल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ही बेल या हाई कोर्ट ही बेल दे सकते हैं। लेकिन जो सज़ाएँ पॉक्सो एक्ट में दी गई है, सज़ाए को मद्देनज़र रखते हुए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए, इन्वेस्टिगेशन स्टेज में तो बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है इस एक्ट के तहत। तो ज़मानत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मामले संगीन है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट सरकार ने उसी तरह से बनाया है, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानून को कड़ा किया गया है, और उसी के तहत ज़मानत मिलना इस मामलों में बहुत ही मुश्किल है।
12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर उनके साथ रेप होता है तो फांसी का प्रावधान है, जैसे कि आपने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। लेकिन आरोपियों को लगता है कि बच्चे तो समझ में नहीं आता है उन्हें कुछ भी, इनकी आवाज़ तो नहीं है, ये क्या बताएंगे। तो इस तरह के मामले जो है वो बढ़ मतलब कम नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। तो जागरूकता होना, अवेयरनेस होना, ये कितना ज़रूरी है? बिल्कुल सही बताया आपने। इस कानून में ये भी प्रावधान है, जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं इस पॉक्सो एक्ट में, it is the duty, mandatory duty of the government and the NGOs also who are supporting this, working for the child abuse cases, उन लोग की जिम्मेदारी है कि ये पॉक्सो एक्ट के बारे में ज़्यादा जितना हो सके लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों में जागरूकता लाना ज़रूरी है, ताकि आरोपी भी समझे इसमें कितनी सजाएं है, और जो रिपोर्ट करना नहीं चाहते हैं उनको भी ये जानना जरूरी है कि पॉक्सो एक्ट में नॉन रिपोर्टिंग इज़ ए वायलेंट ऑफ द ऑफेंस। तो ये भी एक वायलेशन होता है, ऑफेंस होता है। इसलिए इस एक्ट को जागरूकता पूरी वाइडली स्प्रेड करने की अभी भी ज़रूरत है। बहुत सारे केसेस हम लोग को मिलती है कि नॉन रिपोर्टिंग होती है, लेटली रिपोर्टिंग होती है, जिसमें जस्टिस में डिले डिफीट जस्टिस जो प्रावधान है वही होने को मिलता है। आपने बोला लेटली रिपोर्ट होती है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की क्या कोई समय सीमा होती है? मतलब कितने समय तक इस तरह के मामलों की शिकायत हम कर सकते हैं? ये एक्ट में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं दिया गया है कि विद इन दिस पीरियड इसको एफआईआर दर्ज करना है। बट एक बात क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक बात है कि एज अर्ली एज पॉसिबल मामला को रिपोर्टिंग करना है, केस रजिस्टर करना है, और नहीं तो क्या होगा, इट विल डिले ऑटोमेटिकली डिफीट द जस्टिस। बाद में क्या होगा, जो गवाह है वो गवाह हम लोग को नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंटिंग मटेरियल जो है उसको नहीं मिलेगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, बाद में इसे ट्रायल में जाके हैम्पर पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके जल्दी देना आवश्यक है। अगर किसी कारण डिले हुआ है एफआईआर दर्ज करने में, और डिले प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विथ रीजनेबली इट हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। तो अगर रिपोर्ट करने में डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जो केसेस है उसमें जस्टिस मिलने में टाइम लग सकता है, और पूरी आपको जानकारी देनी होगी कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा रिपोर्ट करने में। कई बार हमको लगता है कि अगर थाने में हम इसकी शिकायत करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। पॉक्सो एक्ट में जो शिकायत करता है उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है, और जांच टीम भी, जैसा कि खबरों में आया है, सादे कपड़े में जाकर विक्टिम के घर में जाकर पूरी जो पूछताछ है वो करते हैं। तो कोर्ट में कैसे एड्रेस किया जाता है ऐसे केसेस में विक्टिम को? ड्यूरिंग ट्रायल जो है पॉक्सो एक्ट के तहत ये बताया गया है कि पॉक्सो एक्ट की जो ट्रायल होती है वो इन कैमरा होती है। इन कैमरा का मतलब ये होता है एक बंद कोठरी में होता है, जहाँ जज साहब रहेंगे और दोनों पक्ष के वकील, वहाँ एक्यूज को भी आइडेंटिटी के लिए अगर बुलाया जा सके वो भी कैमरा के तहत ही दिखाया जाएगा, फेस टू फेस विक्टिम को नहीं दिखाया जा सकता। और एक बात है कि पॉक्सो एक्ट में एक प्रावधान है कि इसमें विक्टिम की जो आइडेंटिटी है इसको किसी भी हालत में डिस्क्लोज नहीं करना है। इट विल बी ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर 23 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। इसमें 6 साल की प्रावधान है। इसमें मीडिया का भी एक रोल है। मीडिया वालों भी, आप लोग भी एक जानना ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसे चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में कोई न्यूज़ करना है, आप लोग को ये जानना ज़रूरी है वेदर दिस इंसिडेंट इज़ ऑथेंटिकेटेड और नॉट, इट इज़ ट्रू और नॉट। और विक्टिम का आइडेंटिटी भी आप लोग को डिस्क्लोज नहीं करना है, उनका नेम नहीं बताना है, उनका स्कूल कौन स्कूल में पढ़ रहे हैं वो नहीं बताना है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं बताना है, नेबरहुड नहीं बताना है, ये सब नहीं बताने दिया गया है इस कानून में। जी बिल्कुल। तो विक्टिम की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है, यहाँ तक कि कोर्ट में भी विक्टिम का नाम नहीं कहा जाता, कोड वर्ड में विक्टिम को एड्रेस किया जाता है। आप लगातार इस तरह के मामलों को देखते आ रहे हैं काफ़ी करीब से। संजय जी, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या पॉक्सो आने के बाद इस तरह के मामलों की अब रिपोर्टिंग होने लगी है और लोगों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ने लगी है? हाँ जी कविता जी, ये बात सही है कि लोगों में आजकल थोड़ी जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी ऐसे कोई जगह है जो वल्नरेबल प्लेसेस है, वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं होती है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द एक्ट और ड्यू टू साइनेज और
जो भी है वो कोर्ट में नहीं आना चाहता, गवाह नहीं देना चाहता, फ्यूचर के बात है, उनके रेपुटेशन की, फैमिली की बात होती है। ये भी अभी इसमें भी जागरूकता लानी ज़रूरी है कि विक्टिम न रह जाए, क्योंकि विक्टिम को क्या किया जाता है, अगर एक विक्टिम को यहाँ पूछताछ होता है पुलिस के वहाँ, फिर कोर्ट में लिया जाता है, फिर CWC में वही बात, एक ही बात उनको बार बार रिपीट करने से क्या होगा, उनके जो दिमाग में एक वो क्या होगा, दिमाग में एक उनको एक ऐसी फील करनी पड़ती है जो वो फेस नहीं कर पाती। सो इसलिए उनको इसका प्रावधान हमको लेना चाहिए कि विक्टिम शुड रिमेन विक्टिम, उनको फर्दर उनको एब्यूज़ नहीं करना है। ज़्यादातर सभी जगह ले जाके उनको यही क्वेश्चन बार बार पूछताछ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, विक्टिम को कन्फेस करने में भी दिक्कत हो रही है। ये मैं ट्रायल में भी मैंने पाया है। तो कहीं ना कहीं हैरेसमेंट का शिकार होते हैं विक्टिम, आगे की कार्रवाई के तहत जो रोकना भी ज़रूरी है। संजय जी, बातचीत के दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर संजय शर्मा, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। संजय जी, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है पॉक्सो एक्ट के अधीन? बर्डन ऑफ प्रूफ ये होता है जो प्रूव करने का, जो केस को प्रूव करना है जो कोर्ट में, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। ज़्यादातर क्रिमिनल केस में क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ करना ज़रूरी होता है। जो केस को प्रूव करना है फैक्चुअली, एविडेंशियली हम लोग को प्रूव करना है। बट दिस इज़ एन स्पेशल एक्ट, पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल एक्ट है। इसको शिशु के सुरक्षा को ध्यान में लग के ये बनाया गया है। इसमें एक धारा है 29 सेक्शन, जहाँ प्रिजम्पशन लिया जा सकता है अगर किसी एक्यूज़ के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है, अगर एक्यूज़ अनलेस एंड अनटिल कंट्रेरी प्रूव नहीं करते कि ये फॉल्स एलिगेशन है उनके ऊपर, द कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट उनके ये एक्यूज़ ने ही ये ऑफेंस किया गया है। अपने फॉल्स एलिगेशन का जिक्र किया, सामने आते हैं इस तरह के मामले कि किसी ने गलत आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया, तो उन मामलों में क्या होता है? यस, इस एक्ट में ये भी प्रावधान है सेक्शन 22 में कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, फॉल्स इंफॉर्मेशन से किसी को सज़ा भी मिली, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन कोर्ट में प्रूव हो गया कि जो केस दर्ज किया गया था वो फॉल्सली दिया गया था, तो इसमें क्या होता है, एक्यूज़ को बाइज्जत बरी किया जाता है और इन्फॉर्मेंट को 6 महीने से 1 साल की सज़ा की प्रावधान भी इसमें है। तो अगर फॉल्स एलिगेशन लगा तो एक्यूज को बाइज्जत बरी किया जाता है, जिसने आरोप लगाया उस पर 1 साल का 6 महीने से 1 साल तक सज़ा हो सकती है। 1 साल की सज़ा हो सकती है। संजय जी, अगर किसी बच्चे के साथ गलत होता है तो सबसे पहले वो इसकी शिकायत कहाँ फाइल करे और कितना वक्त लग जाता है इस पूरे केस के निपटारे में? जनरली जब भी एक ऐसा केस के बारे में जानकारी मिलती है तो एज अर्ली एज पॉसिबल इसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। 2 जगह में, एक जो जगह होता है थाना, जहां स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होता है, जो ये पोक्सो एक्ट के तहत बनाया गया एक वो है, पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, वो इस कार्रवाई को, इन्वेस्टिगेट प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। और दूसरी बात है, जो पीड़ित है उनको केस में क्या सुफल मिले ना मिले वो बात अलग है, लेकिन एक बात ये ज़रूरी है कि उनको केयर एंड प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी विदिन 24 आवर्स ऑफ द ऑफेंस ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका देखभाल करने का, पीड़ित को कस्टडी में लेने का, उनका मेडिकली एग्जामिन करने का जो बात होता है वो CWC ज़्यादा काउंसलिंग कर सकते हैं। इसलिए CWC का भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना वक्त लगता है इस तरह के केस के निपटारे में? एक्चुअली ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन कितना जल्दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। एज सुन एज इसके एक्ट में बताया गया कि विदिन 60 डेज, 16 to 90 डेज, 60 to 90 डेज इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, और 90 डेज़ के बाद चार्जशीट अगर आ गया
तो चार्जशीट के बाद ये ट्रायल तो स्पीडी ट्रायल के बाद बताया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि विद इन 1 ईयर केस को ख़त्म करना ही पड़ेगा, ये प्रावधान इस एक्ट में है। विद इन 1 ईयर द ट्रायल हैज़ टू बी कंप्लीटेड। तो सारे पॉक्स एक्ट के जितने भी मामले होते हैं पॉक्स एक्ट के अधीन, सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन ही पूरे होते हैं, किए जाते हैं? हाँ जी, फास्ट ट्रैक की तहत की जाती है, लेकिन एक डिफ़िकल्टी यहाँ पर है, सभी कोर्ट में अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया नहीं गया है। ये एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफ़िकल्टी है। गवर्नमेंट विल टेकिंग द स्टेप्स फॉर दैट, ले रही है। अभी डेजिग्नेटेड ई पोक्सो एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट बनाए जा चुके हैं। फिलहाल न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, थोड़ा काम बाकी है, जल्द ही ये शायद पूरा हो जाएगा और स्पीडी ट्रायल का जो मामला इस एक्ट के तहत बताया गया है वो भी हमको दिखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। संजय जी, धाराओं की हमने बात की, लेकिन विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे धाराओं के बारे में पॉक्सो एक्ट के अधीन, और संगीन जो धाराएं हैं उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी कविता जी, इस पॉक्सो एक्ट में जो संगीन धारा है, जो सीरियस धारा है, वो है सेक्शन 6, जो जिसको एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट बोला जाता है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है जो बच्चे अगर बिलो 12 ईयर्स हो, अगर बच्चे किसी कस्टडी पुलिस ऑफिसर के द्वारा सेक्सुअल एब्यूज़ किया गया हो, अगर किसी होम में व हॉस्पिटल अथॉरिटी व केयर टेकर जो अथॉरिटी है उनके निगरानी में ऑफेंस किया गया है, उनके कस्टडी में, तो इनको अगर ब्लड रिलेशन के लोग इस मामले में जड़ित होते हैं व इन्वॉल्व होते हैं, ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट बोला जाता है। एग्रेवेटेड मतलब इसका सीरियसनेस ज़्यादा है, इसलिए इसको एग्रेवेटेड बोलते हैं। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान भी है। जी बिल्कुल, आपने बोला कि आपने जिक्र किया ब्लड रिलेशन के बारे में। बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में कहीं ना कहीं अपनों का हाथ होता है। इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं, जान पहचान में ही इस तरह के अपराधी होते हैं। तो बच्चों को किस प्रकार से अवेयरनेस दे, और स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ कितनी अहम हो जाती है, साथ में परिवार की भी। हाँ जी कविता जी, यहाँ पर जो अवेयरनेस देने की बात आपने बोली है, यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी का भी अवेयरनेस देने में एक रोल है और माता पिता का भी रोल है। यहाँ पर बच्चों के साथ कई हरकतें होती है जो बच्चे रिपोर्टिंग नहीं करती। हम लोग की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्कूल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, व्हाट इज़ गुड टास्क एंड व्हाट इज़ बैड टास्क उनको जानना ज़रूरी है। क्योंकि कभी क्या होता है, जो टास्क करते हैं विथ सेक्सुअल इंटेंट बच्चे को मालूम नहीं होती है। सो हम लोग को जानकारी देनी चाहिए कि जिस तरह के जो टाच होते हैं ये गुड टच है, इसमें इंटेंशन अच्छा है, इरादा है, विद इन लव एंड अफेक्शन है, और इस तरह के जो टाच है वो बेड टच होते हैं, ये सेक्सुअली इंटेंट है, इसका इरादा अलग है। सो जागरूकता लाना, अवेयरनेस लाना स्कूल अथॉरिटी का भी एक रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है, और सभी लोगों का भी एक यहाँ पर रोल होता है। आपने अंदरूनी गाँव का जिक्र किया, आपने कहा कि आपके एक्सपीरियंस ने बताया है कि अंदरूनी इलाकों में जैसा कि इन ऐसे मामलों के साथ अवेयर नहीं होते हैं, तो वहाँ इस तरह के मामले ज़्यादा होते हैं, रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं वहाँ होती ही नहीं है। तो अंदरूनी गाँव के लिए एनजीओ की, चाइल्ड लाइन की, इनकी जिम्मेदारी कितनी अहम होती है? जी कविता जी, जो रिमोट एरिया है, जो वल्नरेबल एरिया है, उसमें क्या होता है कि ये रिपोर्टिंग नहीं होती है। अभी भी ये 21st सेंचुरी में ऐसा है कि कई गांव ऐसे हैं जहां कोर्ट नहीं देखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, वो लोग गए नहीं कभी भी, तो उनको वो जानकारी नहीं है। और ज़्यादातर मामले गांव में क्या होता है, उन लोग के बीच में ही आपस में वो लोग कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। ये जागरूकता की अभाव है, नॉलेज की अभाव है, इसलिए ये कानून को क्या इस स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, लेकिन लीगल अवेयरनेस करने में जितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जितने इनिशिएटिव लेनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट भी नहीं लिया है, वो एनजीओ को भी लिया देखा नहीं जाता है जिस तरह से लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, चाइल्ड लाइन और एनजीओ की जिम्मेदारी अहम होती है, बाद में नहीं, यहाँ तक कि उन्हें पहले ही पहल करनी चाहिए और कहीं ना कहीं रिमोट एरियाज़ में जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। संजय जी, आपने जिक्र किया था कि आपने अंदरूनी इलाकों में लोगों को अवगत कराना चाहिए, इस तरह के मामले
कम करने के लिए परिवारों से ही इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन अगर परिवार से इस तरह के केस सामने आते हैं तो उस दौरान बच्चों को कहाँ रखा जाता है? परिवार से ट्रायल के दौरान बच्चों को कहाँ रखा जाता है? बच्चों को अगर कस्टडी में अगर मदर फादर एक्चुअली नेचुरल गार्जियन है, अगर मदर फादर से ही ऑफेंस किया गया है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी विल बी द फिट अथॉरिटी टू कीप द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। उनके निगरानी में वो चाइल्ड रहेगी, उनको देखभाल किया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उसमें वो वेल ट्रेंड वहाँ पर वो अथॉरिटी में मेंबर्स होते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, वो लोग ट्रेन करते हैं बच्चों को और वो लोग काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चे डर ना जाए। और पीड़ित बच्चे के जुडिशियल प्रोसेस में वो हेल्प करना भी ज़रूरी है, कोऑपरेट करना है। इसलिए सपोर्टिंग पर्सन की बात यहाँ पर किया गया है। जब विक्टिम कोर्ट में आए विथ सपोर्टिंग पर्सन आए, और सपोर्टिंग पर्सन CWC से बेहतर कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तो सपोर्टिंग सिस्टम CWC से बेहतर कोई नहीं हो सकता। संजय जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, बारीकी से आपने इन केसेस को देखा है, कितना मेंटली असर करता है बच्चों पर इस तरह के मामले? जी कविता जी, ये तो आपने बहुत गंभीर सवाल किया है। इसमें मेरे एक्सपीरियंस से बताया, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, जो ट्रॉमा मेंटली होता है, वो काफ़ी दिन तक रह जाता है। कभी कई केसेस में मैंने पाया है कि कोर्ट में आती है पीड़ित बच्ची, बोलना नहीं चाहती है, रोती है, बहुत समझा के काउंसलिंग करके बोलना पड़ता है। कभी कभी भी ये जेहेतु ये कानून में इंटरवेंशन का भी जुडिशियल प्रोसेस में सिस्टम है, ब्रेक लेके भी हम लोग वो गवाह लेते हैं। और मेंटली जो असर करता है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल वो भी रहती है। स्कूल में जब जाती है रात को सो नहीं पाती, वो सदमा हमेशा रहता है। तो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी इस तरह के मामले बच्चे को बहुत असर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको पॉक्सो के बारे में बहुत जानकारी मिल गई है। माता पिता भी अपने बच्चों को पॉक्सो ई-बॉक्स के बारे में बताएं और उन्हें जागरूक बनाएं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों की मदद करें, शोषण का शिकार होने से अपने बच्चों को बचाएं और दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत सज़ा दिलाएं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद।